हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज की क्लास में हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेमेस्टर थर्ड के इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन को एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम यूनिट वन के चैप्टर 6 को स्टडी करेंगे। एंड ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसपे हमने लेबर मार्केट, सेपरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, आउट ऑफ लेबर फोर्स जैसे टॉपिक्स उसमें हमने कंप्लीट किए हैं। एंड इस वीडियो में हम वेट डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। वेज डिटर्मिनेशन, सॉरी 1 मिनट। वेज डिटर्मिनेशन, वेज डिटर्मिनेशन मीन्स वेज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो वेज को डिटरमाइन करने के लिए आपके रीडिंग्स में मेनली 2 फैक्टर्स गिवन है एंड 2 फैक्टर्स गिवन है। एंड वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? रिजर्वेशन वेज एंड बार्गेनिंग। रिजर्वेशन वेज क्या होता है? रिजर्वेशन वेज एक ऐसा वेज होता है जिस वेज पे इंडिविजुअल इंडिफरेंट होता है वर्किंग एंड नॉट वर्किंग के बीच में। इट मीन्स इंडिविजुअल उस वेज पे, किस वेज पे? रिजर्वेशन वेज पे वर्क कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है। क्लियर? तो इसी वजह से मोस्ट एम्प्लॉयर्स को ग्रेटर देन पे अ वेज ग्रेटर देन रिजर्वेशन वेज। इट मीन्स मोस्ट एम्प्लॉयर्स को रिजर्वेशन वेज से ग्रेटर वेज पे किया जाता है। इट मीन्स हायर वेज पे किया जाता है। क्लियर? इसको आप नेक्स्ट पेज पे और डिटेल से समझोगे, अभी तक तो यही समझो कि रिजर्वेशन वेज क्या होता है। रिजर्वेशन वेज एक ऐसा वेज है जिस पे इंडिविजुअल वर्क कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता है। वर्किंग एंड नॉट वर्किंग के बीच में वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मीनिंग समझते हो ना आप? जब आप ये इंडिफरेंट यूटिलिटी स्टडी कर रहे होगे, इंडिफरेंट प्रेफरेंस या इंडिफरेंट यूटिलिटी, तो उसमें आप देखे होगे कि 2 बंडल्स गिवन होता है एंड इंडिफरेंट प्रेफरेंस या इंडिफरेंट यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि कस्टमर दोनों गुड्स से सेम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है। इट मीन्स वो गुड ए एंड गुड बी में से कोई भी गुड नहीं, बंडल ए एंड बंडल ए एंड बंडल बी में से वो कोई भी बंडल सेलेक्ट कर सकता है। उसको दोनों बंडल से सेम यूटिलिटी गेन हो रही है। तो इंडिफरेंट का मीनिंग यहाँ वर्किंग एंड नॉट वर्किंग की मीनिंग में ये है कि वो वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसको वर्क करने से ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा जो नहीं करने से होता था। क्लियर? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट कर रहा हूँ। बट आप यहाँ मीनिंग समझो। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिफरेंट होता है वर्किंग एंड नॉट वर्किंग के बीच में। मतलब वो वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। किस वेज पे? रिजर्वेशन वेज पे। क्लियर? एंड इसी वजह से मोस्ट एम्प्लॉयर्स को रिजर्वेशन वेज से हायर वेज पे किया जाता है। एंड वो क्यों किया जाता है आप नेक्स्ट पेज पे उसको एनालिसिस करेंगे। बार्गेनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचर ऑफ द जॉब एंड लेबर मार्केट कंडीशन। नेचर ऑफ द जॉब के नेचर मेनली 2 टाइप्स हो सकते हैं, हायर पोजीशन की जॉब या तो लोअर पोजीशन की जॉब। अब ये आप बताओ कि हायर पोजीशन की जॉब जो होती है वहां इजी होता है या लोअर पोजीशन के जॉब के लिए रिप्लेसमेंट इजी होता है? रिप्लेसमेंट मीन्स जो वहां इंडिविजुअल वर्क कर रहा है उसको रिप्लेस करके दूसरे इंडिविजुअल को लाना लोअर पोजीशन के लिए इजी होता है या हायर पोजीशन के लिए? तो आम बात है, लोअर पोजीशन के लिए इजी होता है। क्यों? क्योंकि लोअर पोजीशन की जो जॉब होती है उसे रिप्लेस करने में आपको कोई हायर डिमांड नहीं करना पड़ेगा, डिग्री का भी एंड नॉलेज का भी। क्लियर? बट जो हायर पोजीशन की जॉब होती है वहां रिप्लेसमेंट के लिए आपको एक हायर नॉलेज एंड हायर डिग्री की भी रिक्वायरमेंट होगी। डिग्री तो यहाँ रिमूव ही कर देते हैं, नॉलेज की बात करते हैं बस। ओके, जैसे गूगल की एग्जाम्पल लेते हैं, तो गूगल में किसी एम्प्लॉयमेंट को हटाना इजी होगा, बट सीईओ को हटाना इजी नहीं होगा, क्योंकि आपको दूसरे सीईओ को हायर करने के लिए एक कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए एंड उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए। एंड क्या पता जो आप नए सीईओ हायर कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएगा या नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी मेनली सीईओ पे डिपेंड कर रही है। तो आप एक हायर पोजीशन के लिए
इजीली रिप्लेस नहीं कर पाओगे जितना वहां के एम्प्लॉय को रिप्लेस इजीली कर लोगे। एम्प्लॉय को आप इजीली रिप्लेस कर लोगे, बट आप एक हायर पोजीशन की जॉब के लिए जो इंडिविजुअल वहां बैठा है उसको आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हायर पोजीशन में क्या होता है, बार्गेनिंग पावर हाई होती है। क्यों, जैसे आपने कुछ टाइम पहले न्यूज देखा होगा, तो सुंदर पिचाई क्या कर रहे थे, गूगल को छोड़ के किसी और कंपनी में जा रहे थे, तो गूगल ने क्या किया, उनको वेज उनका और बढ़ा दिया, बट उनको लीव नहीं किया। क्लियर। तो वहां क्या हुआ, इसका मतलब कि उनका बार्गेनिंग पावर हाई है, बट एम्प्लॉयमेंट अगर लीव करना चाहता है तो कंपनी नहीं रोकेगी जब तक उससे कोई उसका बेनिफिट अच्छा खासा होता ना हो। क्लियर। तो यही यहाँ नेचर ऑफ द जॉब का मीनिंग यही है कि जॉब मेनली टू टाइप्स में डिवाइड है, हायर पोजीशन एंड लोअर पोजीशन। हायर पोजीशन में बार्गेनिंग पावर हाई होता है, एंड जहां बार्गेनिंग पावर हाई हो वहां वेज हाई होता है, एंड जहां लोअर पोजीशन में बार्गेनिंग पावर लो होता है, क्योंकि वहां रिप्लेस रेट हाई होता है, वहां रिप्लेस इजिली किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन रेट लो होता है, सॉरी हाई होता है। तो इसी वजह से वहां बार्गेनिंग पावर क्या होती है, लो हो जाती है। क्लियर। तो बार्गेनिंग पावर जहां हाई होगा वहां वेज हाई होगा, एंड जहां बार्गेनिंग पावर लो होगी वहां वेज लो होगा। क्लियर। तो नेचर ऑफ द जॉब, इट मीन्स हायर पोजीशन की जॉब के लिए बार्गेनिंग पावर हाई होती है, इस वजह से वेज हाई होता है वहां, एंड लोअर पोजीशन की जॉब के लिए रिप्लेस रेट हाई होता है, जिस वजह से बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है, एंड बार्गेनिंग पावर लो होने की वजह से वहां वेज भी लो हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, लेबर का वेज लो होता है जो इंजीनियर का वेज होता है उसके कंपेयर में। क्लियर। इंजीनियर को रिप्लेस करना इजीली नहीं है। अब आपको किसी इंजीनियर को हटाने के लिए दूसरे इंजीनियर को लाओगे तो एक आपको उसके बारे में बहुत रिसर्च करना होगा कि ये एफिशिएंट है हमारे लिए या नहीं है, बट लेबर के लिए उतना आपको रिसर्चिंग नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली किसी एक लेबर को हटा के दूसरे लेबर को ला सकते हो। क्लियर। तो लोअर पोजीशन के लिए बार्गेनिंग पावर क्या होती है, लो होती है। हायर पोजीशन के लिए बार्गेनिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। क्यों, रिप्लेस रेट की वजह से। रिप्लेस रेट हाई पोजीशन में लो होता है एंड लो पोजीशन में हाई होता है, और जहां बार्गेनिंग पावर लो हो जाता है वहां वेज लो हो जाता है, एंड जहां बार्गेनिंग पावर हाई हो जाता है वहां वेज हाई हो जाता है। क्लियर। तो आप लेबर मार्केट कंडीशन, लेबर मार्केट मीन्स सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। क्लियर। तो सप्लाई यहाँ क्या होगा, हम सप्लाई को अनएम्प्लॉयमेंट से रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे, या सप्लाई को अनएम्प्लॉयमेंट से इंडिकेट हम करेंगे। तो चलिए लेबर मार्केट कंडीशन को समझते हैं कि लेबर मार्केट कंडीशन होता क्या है, एंड यहाँ बार्गेनिंग पावर वर्क कैसे करता है, एंड बार्गेनिंग पावर से वेज कैसा वर्क करता है। क्लियर। तो लेबर मार्केट कंडीशन में यहाँ भी टू केस हो सकते हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो सकता है और एक अनएम्प्लॉयमेंट लो हो सकता है। अब ये बताइए आप खुद कि अनएम्प्लॉयमेंट जहां हाई हो वहां वेज वहां बार्गेनिंग पावर हाई होती है या लो होती है। अगर एग्जांपल लो आप कि 10 शॉप है एंड वहां 15 लेबर अवेलेबल है, तो वहां तो बार्गेनिंग पावर कम होगी ना। क्यों, आप सपोज करो कि जो 10 शॉप है उनको एक एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, बट 15 लेबर वहां अवेलेबल है, तो डिमांड ऑफ लेबर तो कम है बट सप्लाई ऑफ लेबर हाई है। तो जब सप्लाई ऑफ लेबर हाई है तो जैसे गुड्स में सप्लाई ऑफ गुड्स हाई हो जाती है और डिमांड उससे कम होता है, तो सप्लाई की प्राइस क्या हो जाती है, लो हो जाती है। वैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर जैसे हाई होगा तो वहां बार्गेनिंग पावर लो हो जाएगी, इट मीन्स वहां वेज लो हो जाएगा, एंड जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगा तो वहां बार्गेनिंग पावर आपकी हाई हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग पावर हाई your wage will be high या your wage will be high। क्लियर। तो इट मीन्स जहां अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा वहां बार्गेनिंग पावर कम होगी, एंड बार्गेनिंग पावर कम होने की वजह से वहां वेज कम होगा, एंड जहां अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है वहां बार्गेनिंग पावर हाई होती है, एंड बार्गेनिंग पावर हाई होने की वजह से वहां वेज हाई होता है। क्लियर। आप बस अभी समझो, मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। जिससे आप नोट्स पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए, अब हमारा है एफिशिएंट वेज थ्योरी। जैसे मैंने बताया था रिजर्वेशन वेज में कि आप रिजर्वेशन वेज को समझो, हमने नेक्स्ट पेज पे इसको और डिटेल में समझेंगे।
तो यही एक टॉपिक है जिसको रिजर्वेशन वेज आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। क्लियर? तो चलिए एफिशिएंट वेज थ्योरी को हम देखते हैं। एफिशिएंट वेज थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? एफिशिएंट वेज थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि फर्म क्या करता है, पे हायर वेज देन रिजर्वेशन वेज। फर्म रिजर्वेशन वेज से हायर वेज मोस्ट एट द टाइम पे करता है। एंड वो क्यों करता है, इसका रीजन क्या दिया कि हायर वेज कैन इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स हायर वेज वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। एंड वो क्यों कर सकता है आगे उसको और आप समझोगे। टर्नओवर रेट, ये फॉर्मूला एक है आपका टर्नओवर रेट का। टर्नओवर रेट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सप्रेशन अपॉन एम्प्लॉयमेंट इनटू 100। अमाउंट ऑफ सप्रेशन क्या हुआ, हमने इसको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है, बट आपको एक मैं हिंट दे देता हूँ। सप्रेशन मीन्स होता क्या है, सप्रेशन मीन्स एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट में जाना। इट मीन्स कोई वर्कर एम्प्लॉय है बट अब वो जॉब को लीव कर दे रहा है और एंड उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट पे चला जा रहा है, या उसको जॉब से ले ऑफ कर दिया जा रहा है, तो अब वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो सेपरेशन मीन्स एम्प्लॉयमेंट बिकम टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो टर्नओवर रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सेपरेशन अपॉन एम्प्लॉयमेंट इनटू 100। एंड हाँ अब देखिए, इफ फर्म पे रिजर्वेशन वेज टर्नओवर रेट हाई। टर्नओवर रेट हाई मीन्स टर्नओवर हाई कब होगा, जब सेपरेशन हाई होगा। एंड सेपरेशन मीन्स एम्प्लॉयमेंट बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स वर्कर या इंडिविजुअल क्या कर रहा है, जॉब लीव कर दे रहा है। एंड जब वो जॉब हायर लीव करेंगे, जब हायर लीव होगा तो सेपरेशन हायर होगा, सेपरेशन हायर होगा तो टर्न ओवर रेट हायर होगा। एंड एक और बात, जब टर्न ओवर रेट हायर होगा तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय एवरी टाइम। इट मीन्स जब आप 10 एम्प्लॉयज की या 10 वर्कर्स की हायरिंग की हो एंड उन वर्कर को आप ट्रेनिंग देते हो, एंड उन वर्कर्स में से कुछ वर्कर क्या करते हैं, बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में वो जॉब लीव कर देते हैं, तो फिर आप उस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए न्यू हायरिंग करोगे। और न्यू हायरिंग करोगे तो उसको भी ट्रेनिंग दोगे ही ना, तो आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है क्या होगी, डबल हो गई। जहां एक ट्रेनिंग कॉस्ट, जहां एक लेबर को आपने ट्रेनिंग दिया वो एक कॉस्ट होने की वजह से अब वहां 2 लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, तो इस वजह से वहां क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है। 2 मीन्स जो लेबर आपके यहाँ पहले ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद वो लीव कर दिया जॉब, तो आप उस पोजीशन को फुलफिल करने के लिए आप दूसरे एम्प्लॉय को बुलाओगे, तो वहां आपकी कॉस्ट डबल हो गई ना। तो यही बोला जा रहा है कि जब फर्म रिजर्वेशन वेज पे करता है तो उस टाइम टर्नओवर रेट हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन वेज एक ऐसा वेज होता है जहां इंडिविजुअल वर्क एंड नॉट वर्क के बीच में इंडिफरेंट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्वेशन वेज पे एम्प्लॉय जॉब को सेपरेट कर देता है, इट मीन्स जॉब को लीव कर देता है। एंड जब जॉब को लीव ज्यादा, जब जॉब की लीव हाई हो जाएगी तो टर्नओवर रेट हाई हो जाएगा। टर्नओवर रेट हाई हो जाएगा इट मीन्स कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? ओके, वेजेस, प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वेज का फॉर्मूला क्या गिवन है, वेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस इनटू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉमा जेड। तो यहाँ आपका डब्ल्यू क्या शो कर रहा है, नॉमिनल वेज, पी क्या शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस, यू क्या शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड जेड क्या शो कर रहा है, अदर फैक्टर या कैच चाइल्ड वेरिएबल। तो अदर फैक्टर्स का मीनिंग यहाँ क्या होता है कि ऐसा फैक्टर जो इस फॉर्मूला में गिवन ना हो या इस मॉडल में गिवन ना हो बट वो वेज को इफेक्ट करता हो, तो ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, अदर फैक्टर में इंक्लूड होंगे। क्योंकि यहाँ तो आपके 2 ही फैक्टर्स गिवन है, एक प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट वेज को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उन फैक्टर को अदर फैक्टर एज्यूम कर लिया गया है। क्लियर? तो उस अदर फैक्टर को हम कैच चाइल्ड वेरिएबल भी कहते हैं एंड जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से। ओके, आप इसके बारे में आगे और अच्छे से मैं डिफाइन किया हूँ, अदर फैक्टर कैच चाइल्ड वेरिएबल क्या होता है एंड उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिए।
तो अभी आप इतना समझो कि अदर फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो मॉडल में गिवन नहीं हो बट फिर भी वो वेज को इफेक्ट करते हैं, तो वो किस में कैलकुलेट हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स में। क्लियर? ओके, तो एक्सपेक्टेड प्राइस में कुछ गिवन है, वो क्या गिवन है, वर्कर्स डोंट केयर अबाउट नॉमिनल इनकम बट अबाउट हाउ मेनी गुड दे कैन बाई। इट मीन्स वर्कर नॉमिनल वेज केयर नहीं करता, इट मीन्स वो ये ध्यान नहीं देता कि नॉमिनल वेज कितना इंक्रीज कर रहा है कितना डिक्रीज कर रहा है, बट वो ये ध्यान देता है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज की है तो क्या मैं उस इनकम से पहले कंपेयर में ज्यादा परचेस कर ले रहा हूँ गुड, या उतना ही कर रहा हूँ, या उससे भी कम परचेस कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि नॉमिनल वेज क्या होता है, ऐसा वेज जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड हो या कैलकुलेट हो, और रियल वेज जिसमें इन्फ्लेशन एक्सक्लूड होता है या माइनस हो जाता है। नॉमिनल वेज का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल वेज इक्वल टू रियल वेज प्लस इन्फ्लेशन। क्लियर? तो अच्छा छोड़ो, उतना हम उसके डिटेल में जाएंगे नहीं, हम यहाँ जो गिवन है हम उसको ही बस एनालिसिस करेंगे। हाँ, वर्कर्स क्या करता है, नॉमिनल वेज को केयर नहीं करता, वो यह ध्यान देता है कि जो हमारी इनकम इंक्रीज की है तो वास्तव में उस इंक्रीज की हुई इनकम से हम अधिक गुड परचेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो अच्छा, वो नॉमिनल इनकम को केयर नहीं करती तो कौन सी इनकम को केयर करती है, रियल इनकम, क्योंकि रियल इनकम से उसको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एंड हमारा इनकम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। हमारे अच्छे नॉमिनल इनकम में क्या होता है कि इनकम इंक्रीज तो कर गई बट इन्फ्लेशन भी साथ में इंक्रीज कर गया, तो क्या वास्तव में इन्फ्लेशन से मैक्सिमम हमारा इनकम इंक्रीज किया है या लोअर इनकम इंक्रीज किया है, वो कैसे पता चलेगा, रियल इनकम के थ्रू, नॉमिनल इनकम के थ्रू नहीं पता चलेगा, क्योंकि नॉमिनल इनकम तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर लेता है या ऐड कर लेता है, बट रियल इनकम सब्ट्रैक्ट कर देता है इन्फ्लेशन को। तो उसको अभी आप ध्यान में दीजिए, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि वर्कर्स क्या करते हैं, नॉमिनल इनकम केयर नहीं करते, वो यह देखते हैं कि जो इनकम हमारी हाइक हुई है या जो इनकम इंक्रीज किया है उस इनकम से हम कितना गुड परचेस कर पा रहे हैं, एट या वो किस में इंटरेस्ट रखते हैं, रियल इनकम में। इट मीन्स वो रियल इनकम एंड एक्सपेक्टेड प्राइस को केयर करते हैं, न कि नॉमिनल इनकम को। क्लियर? एंड अदर फैक्टर्स मैंने बताई, ऐसे फैक्टर जो मॉडल में गिवन ना हो फिर भी वो आपके वेज को इफेक्ट करते हो। क्लियर? ओके, एक मिनट आप प्लीज टाइम दीजिए मुझे। यस, कैचुअल वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू में डिफाइन करूंगा या क्लियर करूंगा आपके डाउट को। कैचुअल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो मॉडल में गिवन नहीं हो फिर भी वो वेज को इफेक्ट करते हो। जैसे में एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन या गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम वेज। क्लियर? तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वेज को कैसे इफेक्ट करता है, अब ये हम समझेंगे। सपोज करो, अच्छा आप ये बताओ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। इंश्योरेंस का मीनिंग होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसे पॉलिसी जो आपके रिस्क को कवर करे या आपको रिस्क को वो पे करे। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जब तक वो एम्प्लॉय नहीं हो जाता है या जॉब नहीं पा जाता है तब तक उसको एक इनकम प्रोवाइड करेगी। अब ये बताओ, जब वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट है एंड उसको अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए इनकम गेन हो रहा है तो वो लोअर इनकम में वर्क करेगा नहीं, वो एक हायर वेज की डिमांड करेगा वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर एक लोअर इनकम वर्क करता है बट उस लोअर इनकम को अगर वो नहीं भी करता है वर्क उस लोअर इनकम पे तो भी उसके पास इनकम आएगा। क्लियर? अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपको ये कहा जा रहा है, आपके सपोज कर लो कि आपके पेरेंट्स हैं जो इंश्योरेंस की तरह वर्क कर रहे हैं एंड एक जॉब है। क्लियर? तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप जब तक जॉब नहीं पाओगे मैं आपको 100 रुपीज इनकम दूंगा पर मंथ। एंड बट जॉब क्या, आपको एक जॉब है, आप वहां जॉब कर सकते हो, वो जॉब आपको ऑफर किया भी गया है बट वो जॉब आपको कितना पेमेंट कर रहा है, 100 रुपीज। तो आप क्या वहां वर्क करोगे? नहीं, क्योंकि आप जैसे वर्क करने लगोगे आपके पेरेंट्स इनकम देना बंद कर देंगे। एंड आप अगर यहाँ जॉब करते हो तो भी आपको 100 रुपीज मिलेंगे, नहीं करने से भी 100 रुपीज मिलेंगे, तो आप तो रेस्ट खोजोगे ना।
कि वर्क करना खोजोगे, हार्ड वर्क खोजोगे, नहीं, आप रेस्ट करना सोचोगे कि क्या यार मैं क्यों जॉब करूँ 100 रुपीज में, अगर मैं नहीं करता हूँ फिर भी मुझे 100 रुपीज मिल रहा है, तो मैं क्यों अब इतना हार्ड वर्क करूँ, नहीं मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा इतना, अगर मुझे हायर इनकम मिलता है तो मैं हार्ड वर्क करूंगा। तो इससे क्या हो जाता है, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, एंड बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है तो इनकम या वेज इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। तो कैच ऑल वेरिएबल क्या, अच्छा वैसा ही इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन पे होगा एंड मिनिमम वेज पे। मिनिमम वेज अगर सोचो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि आपका मिनिमम वेज ये होगा, तो अब फर्म को ये प्रॉब्लम हो जाएगा, फर्म अब लोअर वेज पे नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वहां तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, वेज एम्प्लॉयमेंट का अरे वर्कर का इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन मतलब अगर आप वही अनएम्प्लॉयमेंट इस वर्क करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन कि आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो हम आपको इनकम देंगे, जैसे ही आप जॉब पाओगे तो हम आपको इनकम देना बंद कर देंगे। तो यहाँ भी आपका बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी या वेज इंक्रीज हो जाएगा। तो कैच ऑल वेरिएबल वेज में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है या निगेटिव, पॉजिटिव शो कर रहा है। क्लियर। क्यों, क्योंकि कैच ऑल वेरिएबल जब इंक्रीज करेगा तो वो वेज भी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इनकम इंक्रीज करेगा वैसे ही बार्गेनिंग पावर और आप इंक्रीज करोगे। अब आपको 100 रुपीज से 150 रुपीज मिलने लगा अनएम्प्लॉयमेंट रहने पे, तो आप अब 150 रुपीज से हाई बार्गेनिंग करोगे कि नहीं मुझे अब इससे भी ज्यादा वेज चाहिए, नहीं अगर इससे कम वेज मिलेगा तो मैं वर्क नहीं करूंगा। इससे क्या बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुई ना। तो यही शो कर रहा है कि कैच ऑल वेरिएबल एंड वेज में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एंड एक्सपेक्टेड प्राइस एंड वेज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एंड वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो बार्गेनिंग पावर लो हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस रेट हाई होगा, वहां सब्सटीट्यूशन रेट हाई होगा, वो इजिली से आपको रिप्लेस करके किसी और को ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि सप्लाई हाई है लेबर की। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होती है तो बार्गेनिंग पावर लो होता है, एंड बार्गेनिंग पावर लो होता है तो वेज लो हो जाता है, एंड एक्सपेक्टेड प्राइस जब हाई होता है तो आप हायर वेज की डिमांड करोगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस हाई होता है तो आप उस प्राइस जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आप वेज हाई डिमांड करोगे ही ना, कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, आप वेज कहोगे नहीं मेरा वेज मत बढ़ाओ, मैं उतने ही वेज पे वर्क करूंगा, नहीं आप वेज भी आप हायर वेज की डिमांड करोगे, आप बार्गेनिंग अपने इंक्रीज करोगे। तो वही बोल रहा जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही आप बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करोगे एंड वेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन कम होगा ऑटोमेटिक आपकी इनकम भी कम होने लगेगी धीरे धीरे। क्लियर। तो वही बोला जा रहा है, वैसा ये डिक्रीज वाला तो कहीं सिनारियो देखा नहीं है, इंक्रीज वाली सिनारियो देखी गई, बट मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो एक्सपेक्टेड प्राइस एंड वेज में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, एंड कैच ऑल वेरिएबल एंड वेज में पॉजिटिव, एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज में नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर। तो ये आपका वेज डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद एक और लास्ट आपका लेक्चर होगा चैप्टर 6 का। क्लियर। तो आपका चैप्टर 6 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें एंड बताएं कि लेक्चर कैसा था। थैंक यू। एंड आपको अगर इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं टेलीग्राम पे इस चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।